हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। भाई वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि ये आपका ही चैनल है तो आपको ही सपोर्ट करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है जो एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। तो वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर है जो संचालित होता है, यह बताना है आपको। भाई जिन्होंने कंप्यूटर की तैयारी की है, जिन्हें कंप्यूटर आता है, वो जरूर कमेंट में इसका आंसर बताएं। ए है आपका इनपुट प्रक्रिया आउटपुट, बी है आपका इनपुट प्रक्रिया आउटपुट, सी है आपका प्रक्रिया इनपुट आउटपुट और डी है आपका आउटपुट प्रक्रिया इनपुट। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखिए जो कंप्यूटर संचालित होता है वह क्रम है आपका इनपुट प्रक्रिया आउटपुट। पहले क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर डाटा जाता है, फिर प्रक्रिया होती है, फिर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला जो सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बताना है आपको कि कौन सा होता है। ए एनियक, बी एडवेक, सी एडसेक और डी है आपका यूनिवेक। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए एनियक। याद रखना ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए 10 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वो आपके वेरी कंप्यूटर के वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। हम आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है। तो कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है, किस किस को पता है, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन कॉमन है, सभी को पता होना चाहिए और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। ए विद्युत उपकरण, बी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण, डी है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण। तो जो आपका कंप्यूटर है ना, वह कौन सा उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस तरह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से। कंप्यूटर के जनक का नाम सभी को पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर के का जनक किसे माना जाता है, यानी कि किसे कहा जाता है। कई तरीके से पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर एक ही रहेगा आपका। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज, जॉन लिकर्ड या फिर जॉन मॉची या फिर एम बी बिकर्ट्स। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। जो एनालिटिकल इंजन है, इसका आविष्कार किसने किया था। ए नंबर है यहाँ पर आपका चार्ल्स बेबेज, जॉन लिकर्ड, जॉन मॉचली या फिर एम बी बिकल। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। देखिए एक इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था और डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया था। तो आपको याद रखना है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। अब कोई भी आ जाए तो आपको चार्ल्स बेबेज ही लगाना है करेक्ट आंसर। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, याद रखना। हम इन क्वेश्चनों को आपको क्यों बार बार बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं भाई, कॉमन क्वेश्चन है ये। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है। देखिए जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक बताना है आपको कि कौन सा होता है। ए एकीकृत परिपथ, बी माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। तो जो आपका पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग है जो किया गया था, यह पूछा गया है यहाँ पर। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है,
स्थानांतरण पोर्ट एक बाइट, जो स्थानांतरण पोर्ट होता है एक बाइट कितने मतलब कैसे स्थानांतरित होता है। देखिए कभी कभी ऐसे पूछ लाता है कि जो एक बाइट होता है वो कितने बिट्स से मिलकर बना होता है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि समांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है, बात वही रहती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है बिट से बिट, एक बार में 2 बिट्स, एक बार में 4 बिट्स, एक बार में 8 बिट्स। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार में 8 बिट्स, जो एक बाइट होता है वो 8 बिट्स से मिलकर बना होता है। कितने से? 8 बिट्स से मिलकर बना होता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि 1 जीबी कितने बिट्स से मिलकर बना होता है। 1 जीबी पूछा गया, 1 जीबी का आंसर बताना है आपको। चलिए, सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई बताना है कि कौन सी होती है। सीवीटी, सीवीटी, यूपीएस, एसएमपीएस या फिर स्टेबलाइजर। तो जो आपूर्ति इकाई होती है वो एसएमपीएस होती है। क्या होती है? एसएमपीएस होती है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आप ये हमें जरूर कमेंट में बताएं। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मदरबोर्ड में एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का उद्देश्य क्या होता है? तो मदरबोर्ड में एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का उद्देश्य क्या होता है? ए रैम इंसर्ट करने के लिए, माउस इंसर्ट करने के लिए, कीबोर्ड इंसर्ट करने के लिए, या फिर डी नंबर का है अतिरिक्त पेरिफेरल डिवाइसों को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अतिरिक्त पेरिफेरल डिवाइसों को क्या करने के लिए? इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या होता है? देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं 10 नंबर के। ए नंबर का है आपका डेटा को स्वीकार करना, डेटा को प्रदर्शित करना, डेटा को प्रोसेस करना, या फिर डेटा को स्टोर करना। तो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या होता है? जैसे आपके मोबाइल में गैलरी होती है, वहां पर हम फोटो वीडियो को क्या करते हैं? सेव करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में पूछा गया है कि डेटा मेमोरी का उपयोग किस लिए करते हैं? तो यहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, या फिर हम सेव करके रखते हैं डाटा, वही होता है स्टोर करना, सेव करना। चलिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है। एसडीआर डीआईएम में कितने पिन होते हैं? देखिए जो एसडीआर होता है उसके डीआईएम में कितने पिन होते हैं यह पूछा गया है। 138, 158, 148 या फिर 168। तो कितने पिन होते हैं? 168 पिन होते हैं। याद रखना 168 पिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SIMM में कितने पिन होते हैं? अब पहले STR में पूछा गया था, अब SIMM में कितने पिन होते हैं? कितने से कितने पिन होते हैं ये पूछा गया है। यहाँ पर ए नंबर का है यहाँ पर 30 से 72, 42 से 82, 52 से 92, 62 से 102। तो कितने से कितने होते हैं? 30 से 72 होते हैं। याद रखना 30 से 72 होते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है ये, भाई नॉर्मली क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। टिपिकल डीवीडी की क्षमता कितनी होती है? तो जो टिपिकल डीवीडी होती है उसकी क्षमता बतानी है आपको कि कितनी होती है। ए नंबर है आपका 40 MB की, 50 MB की, 60 MB की, या फिर 4.7 GB की। तो एक टिपिकल डीवीडी की क्षमता कितनी होती है? यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर डी बताना है। क्या बताना है? 4.7 GB की टिपिकल डीवीडी क्षमता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा स्टोर करना, क्या करना? डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए है बर्निंग प्रक्रिया, रीडिंग प्रक्रिया, एक्सेप्टिंग प्रक्रिया, या फिर एक्सटेंटिंग प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बर्निंग प्रक्रिया कहलाती है।
15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या होता है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास ही जाए। तो आपको सपोर्ट करना है, एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता है, तो सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या होता है। ए नंबर है आपका एसडीडी को फॉर्मेट करना। बी है आपका सीडी डीवीडी को बर्न करना। पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना। सीडी डीवीडी को फॉर्मेट करना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। सीडी डीवीडी को बर्न करना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। याद रखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर कॉपी पेन ले लो तो उसमें भी लिखते जाओ। ये कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। तो यहाँ पर आपका 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए पूछा गया है, तो ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ए है आपका उपग्रह, बी टेलीफोन लाइन है, सी माइक्रोवेव, डी आपका रेडियो तरंग है। तो काय का उपयोग किया जाता है। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बिल्कुल सही बता पाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, रेडियो तरंगे। याद रखना, रेडियो तरंगों का उपयोग है जो किया जाता है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। 17 नंबर के क्वेश्चन को, ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग तो सभी करते हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अब आपको बताना है। कीबोर्ड का, कुंजी कोड का, पास कोड का या फिर पासवर्ड का। तो काय का प्रयोग किया जाता है बताइए, कौन कौन बताएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पास कोड का प्रयोग किया जाता है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन हार्ड डिस्क की मिनिमम स्टोरेज यूनिट है। तो मिनिमम स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है। ए है आपका हेड, सेक्टर्स, पार्टीशन या फिर ट्रैक्स। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पर हार्ड डिस्क की मिनिमम स्टोरेज पूछा गया है तो सेक्टर, याद रखना सेक्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है जो हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम, निम्न में से कौन सी एक सबसे पुरानी डिवाइस है। तो सबसे पुरानी डिवाइस बताना है कि कौन सी सबसे पुरानी डिवाइस है। ए है आपका नेपियर्स के लॉक्स एवं बॉन्ड्स, द अवेकस पास्कल की एडिंग मशीन, वेविस का एनर्जिकल इंजन। तो यहाँ पर सबसे पुरानी डिवाइस कौन सी है। यहाँ पर नेपियर बॉन्ड्स के लॉक्स एवं बॉन्ड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है। इनमें से आपको आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। ए नंबर का है यहाँ पर कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर, डी जॉयस्टिक। तो इनपुट आउटपुट की सभी वीडियो है जो इस चैनल पर डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। शॉर्टकट की भी वीडियो डली है, फुल शॉर्टकट की का प्रैक्टिकल वाई कराया गया है, तो आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या कहलाती हैं, शॉर्टकट की क्या होती हैं। शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो कीबोर्ड आपकी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। तो बचा क्या, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है आपका, एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसमें देखते हैं ना, तो देख रहे हैं तो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, कुछ हम उससे सीख रहे हैं, तो इसलिए मॉनिटर क्या हो जाएगी, आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। इनमें से कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस बतानी है। हमने देखो आपको बताया है, ए है आपका प्रिंटर, बी MIC, सी है आपका माउस और डी है आपका कीबोर्ड। तो हमने दो तो बता दी हैं आपको, ये तो आपकी इनपुट हो गई, ये भी इनपुट हो गई, ये भी इनपुट हो गई। अब बचा क्या, प्रिंटर। प्रिंटर से हमें कोई भी, हम प्रिंटिंग मशीन में फोटोकॉपी करते हैं तो हमें उसका प्रिंट आउट प्राप्त होता है, तो वो क्या में आ जाता है, आपका आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। वैसे तो वो दोनों है, इनपुट आउटपुट आप बोलेंगे दोनों है प्रिंटर, तो नहीं, लेकिन ये क्या में आता है, आउटपुट में ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
सीपीयू का तात्पर्य यानी कि सीपीयू को फुल फॉर्म बताना है आपको कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सीपीयू का फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ए है यहाँ पर सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, बी चीफ परफॉर्मेंस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चीफ प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर जो हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक उदाहरण है। तो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो किसका उदाहरण है, कौन से प्रिंटर का उदाहरण है, यह पूछा गया है। ए लाइन प्रिंटर का, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर का, या फिर लेजर प्रिंटर का। तो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो किसका उदाहरण है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बता देना है ऑप्शन नंबर सी। क्या बता देना है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर है, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं। डीटी वाले अधिकतर इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। एएलयू का तात्पर्य क्या होता है, मतलब कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना है। ए नंबर का है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉगरिथमिक यूनिट, या फिर एक्यूमेट्रेट लॉजिक यूनिट, या फिर एक्यूमुलेटर लॉगरिथमिक यूनिट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, कुछ तो अजीब शब्द होते हैं, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएलयू का फुल फॉर्म होता है यानी कि ए नंबर वाला। प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए, तो सभी को पता है। तो प्लॉटर के लिए होता है, किस तरीके का प्रिंटर होता है ये बताना है आपको। ये बड़ी फोटो निकालता है, ए है बड़ी फोटो के लिए, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए, सीनरी के लिए, या फिर एक्सेल चार्ट के लिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, वेक्टर ग्राफिक्स है। क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स है। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है। तो जो डेजी व्हील अभी हमने डॉट मैट्रिक बताया था, देखिए अब डेजी व्हील भी आ गया। हमने बोला था आपसे जो डीडी वाले प्रिंटर स्टार्ट होते हैं ना, वो अधिकतर काय में आते हैं, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो आपको जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर में ही आएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एकेडमिक टेस्टिंग के लिए निम्न में से किसका प्रयोग है जो किया जाता है। क्या के लिए पूछा गया है, एकेडमिक टेस्टिंग के लिए पूछा गया है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, एमआईसीआर का, ओसीआर का, पीओएस का, या फिर ओएमआर का। इनके फुल फॉर्म किस किस को आते हैं, जो हमने आपको ऑप्शन बताए हैं इनको फुल फॉर्म किस किस को आते हैं, एक फुल फॉर्म का नाम आप हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर का फुल फॉर्म होता है। बाकी आपको इनमें से एक का फुल फॉर्म बताना है कि क्या होता है। देखते हैं कौन कौन बताएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हार्ड डिस्क के काम करने का सिद्धांत है। तो जो हार्ड डिस्क होती है उसके काम करने का सिद्धांत क्या होता है। ए नंबर का है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, बी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, लेजर फील्ड, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यहाँ पर। 20 नंबर क्वेश्चन को ही पहले देख लेते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है। तो जो कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव होती है वह क्या करती है, ए है यहाँ पर डिस्क को घुमाती है, डिस्क को रीड करती है, डिस्क से मेमोरी में प्रोग्राम लोड करती है। तो आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यानी कि ए और बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी, सॉरी बी और सी ये दोनों। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में
यहाँ पर रो की अधिकतम संख्या क्या होती है। अब रो और कॉलम की बात आ जाती है। एक्सेल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हम एक्सेल यहाँ पर आपको थोड़ी समझा देते हैं। रो इस टाइप से होती हैं, सॉरी, रो आपके इस टाइप से होती हैं और कॉलम आपके इस टाइप से होते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि रो की संख्या ये इस तरीके से, रो की संख्या कितनी होती है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो हम करेक्ट आंसर ही बता देते हैं क्या होती है। 10,48,576, याद रखना 10,48,576 होती है रो की संख्या एक्सेल में। एक्सेल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में 2010 में कॉलम की संख्या क्या होती है। देखिए अब हमें सीमा संख्या कितनी होती है। अब हमें अभी हमने रो की बताई है। अब कॉलम, रो देखिए इस तरीके से होती है, हमने आपको बताया है। कॉलम इस तरीके से होते हैं। तो कॉलमों को ए बी सी डी से ही दर्शाया जाता है और 1 2 3 4 इन संख्याओं से रो को दर्शाया जाता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कितने कॉलमों की संख्या होती है, 16,384 होती है, यानी कि ए नंबर वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार विंडो के शीर्ष स्थल में होती है। देखिए एक्सेल है जो, एक्सेल में आपको एक बात बताना है, एक्सेल के सबसे ऊपर शीर्ष में कौन सी विंडो होती है जिसमें शीर्ष स्थित होता है। जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं या फिर कोई भी एक्सेल में कोई भी फाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सी बार दिखाई देती है। ए स्टैटिक बार, टाइटल बार, रूलर बार या फिर स्क्रॉल बार। तो कौन सी बार दिखाई देती है हमें, यहाँ पर टाइटल बार दिखता है। सबसे ऊपर लिखा रहता है, मैन पर शीर्ष में लिखा रहता है टाइटल बार, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल करके ऐसे लिखा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एमएस एक्सेल में रो को कैसे क्रियान्वित किया जाता है। तो रो को कैसे क्रियान्वित किया जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया अभी, यहाँ पर आपको बताया था कि ये रो होती हैं और इनको 1 2 3 4 ऐसे करके किया जाता है। तो ये क्या कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, इनमें से बताइए आपको क्या कहलाती है। वर्णानुसार कहलाती हैं, यहाँ पर यहाँ संख्यात्मक रूप कहलाती हैं, यहाँ पर आरक्षकीय रूप कहलाती हैं, या फिर विशेष वर्ण क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा संख्यात्मक रूप कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संख्यात्मक रूप से है जो क्रियान्वित किया जाता है रो को। अब कॉलम का पूछा गया है तो एबीसीडी काय में आ जाता है। कॉलम को कैसे नाम देते हैं, कैसे रखते हैं कॉलमों का नाम, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो एमएस एक्सेल में कॉलम का नाम कैसे रखते हैं, वर्णानुक्रम में, क्या में रखते हैं, वर्णानुक्रम रखते हैं, जैसे कि एबीसीडी से दर्शाया जाता है। कैसे, एबीसीडी से दर्शाया जाता है कॉलमों को। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पीवोट टेबल चार्ट हाइपर लिंक्स को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग है जो किया जाता है। हाइपरलिंक कौन से टैब में है जो रहता है, इंसर्ट में रहता है, पेज लेआउट में रहता है, डाटा में रहता है या फिर रिव्यू में रहता है। तो हम आपको बता दें जिनको पता नहीं है, तो इंसर्ट में रहता है। हाइपरलिंक कौन से टैब में रहता है, इंसर्ट में रहता है, याद रखना इंसर्ट टैब में रहता है। एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो एमएस ऑफिस के कोई भी पूछ ले, एमएस अगर वर्ड भी पूछ ले, एक्सेल भी पूछ ले, पावर पॉइंट भी पूछ ले आपके, तो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। क्या में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं जो हम खुद के उपयोग के लिए डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मोबाइल में व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब में आते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों में है जो आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं आप हमें ये जरूर बताइएगा। एमएस ऑफिस में कौन सा टूल डाटा को व्यवस्थित करने के लिए, सूची बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो सूची बनाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे ज्यादा हम डाटा काय में तैयार करते हैं या फिर काय में सहूलियत होती है बनाने के लिए, ये है वो एक्सेस, एक्सेल या पावर पॉइंट या फिर वर्ड। तो सबसे ज्यादा जो हम डॉक्यूमेंट डाटा एंट्री करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, एक्सेल में करते हैं। तो बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ बहुत डिफरेंस क्वेश्चन आते हैं भाई।
एमएस एक्सेल 2010 फाइल इंस्ट्रक्शन क्या है? तो एक्सेल 2010 का फाइल इंस्ट्रक्शन क्या होता है यह बताना है आपको। XLSV.XLSM डॉट डी नंबर का है .XLSX। तो XLSX यहाँ पर इसका इंस्ट्रक्शन होता है। जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो पीछे ये लगा होता है। एक्सेल में स्थित वर्कशीट में सिंगल एलिमेंट को क्या कहा जाता है? देखिए एक्सेल में स्थित वर्कशीट के सिंगल एलिमेंट, देखिए अब ये जो हो गई आपकी क्या हो गई, रो हो गई, यहाँ पर रो हो गई, अब यहाँ पर ए से ये कॉलम हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ए सेल बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, रेंज बोलते हैं या फिर रो बोलते हैं। इनको रो तो आपकी कट हो जाएगी, इनको रो बोलते हैं और ये भी आपका कट हो जाएगा, इसको कॉलम बोलते हैं। इस तरीके से अब खाली इसको पूछा गया है ना, तो क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं, इनको सेल बोलते हैं, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग है जो किया जाता है? पहले तो हम सेव करते हैं, फिर हमें सेव एज यानी कि उसका नाम चेंज करना है, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? F2 का करते हैं, F5 का करते हैं, F7 का करते हैं या फिर F12 का करते हैं? तो हम आपको बता दें F12 का प्रयोग करते हैं। अब F7 का काय के लिए प्रयोग करते हैं? F7 का करते हैं स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग के लिए, F5 का करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, F2 का करते हैं रीनेम करने के लिए। याद रखना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।